अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद तारिक हेयर। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जब आप बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर को स्टार्ट करते हो तो आप इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को पढ़ते हो। तो उस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को पढ़ने से पहले हमें क्लोरोप्लास्ट का पढ़ना जो होता है वो लाजिमी होता है हमारे लिए। तो हमने पढ़ा था प्लास्टिड को, चैप्टर फर्स्ट साइटोलॉजी में आप लोग पढ़ चुके हो कि हमने कहा था जो प्लास्टिड है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है और प्लांट में ये प्रेजेंट होता है, और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो प्लास्टिड में परफॉर्म होता है। प्लास्टिड को हमने डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में या 3 टाइप्स में, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक्चुअल पार्ट होता है या टाइप्स होता है प्लास्टिड का असल में, जिसमें फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है। प्लास्टिड में फिर क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो एक्चुअल में परफॉर्म होता है। तो इसी को हम आज डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट जो है, अगर हम इसको सिंपली डिफाइन करें, हम कहते हैं कि ऐसा टाइप्स है प्लास्टिड का जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करता है। क्लोरोप्लास्ट को सबसे पहले डिस्कवर किया था शेम्पर ने। इसकी डिस्कवरी है, शेम्पर ने इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले। अगर हम इसकी साइज़ को देखें तो ये 4 से लेकर 6 माइक्रोमीटर तक इसकी साइज़ होती है, और इसका जो शेप है ये वेरी करता है। लेकिन मोस्टली इसका जो शेप है वो ओवल शेप का होता है। इसका जो शेप है वो हम कह सकते हैं कि रिंग फॉर्म में भी, स्प्रिंग फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली इसका जो शेप होता है वो ओवल शेप का यानी एग नमा स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह यहाँ पर हमने ड्रा किया हुआ है। इसकी नंबर की बात करें तो इसके जो नंबर है ये भी वेरी करता है। कुछ सेल ऐसे भी है जिसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो 1 है, और कुछ सेल ऐसे भी है जिसमें हम कह सकते हैं मोर देन 100 है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जिसका नंबर जो है वो 1 से लेकर 500 तक होता है। जिस तरह हमारे पास स्पायरोगैरा है, उसमें जो क्लोरोफिल है या क्लोरोप्लास्ट जो हम कह सकते हैं वो 1 है, और जो कारा है इसमें क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है वो 500 तक होता है। तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन था, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया है इसका। तो अभी हम इसकी डिटेल में जाते हैं और इसके पार्ट्स की तरफ जाते हैं। इसकी पार्ट्स को हम इसी के डायग्राम से समझते हैं। ये एक डायग्राम मैंने ड्रा किया हुआ है क्लोरोप्लास्ट का, इसको हम डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं इसके मुख्तलिफ मेन 3 पार्ट्स है, मुख्तलिफ पार्ट्स है, लेकिन मेन इसके 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट्स है आउटर एनवेलप। ये आउटर जो मेम्ब्रेन है या में जो डबल मेम्ब्रेन नजर आता है, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर एनवेलप है। इसका जो मेम्ब्रेन है वो डबल होता है। ये एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मेम्ब्रेन है, ये सारा इसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है ये एक मेम्ब्रेन है। ये इसका आउटर स्ट्रक्चर है और ये इसका इनर स्ट्रक्चर है। तो हमने इसके मेम्ब्रेन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। हम कहते हैं कि ये दोनों मेम्ब्रेन जो है वो एक्चुअल में स्मूथ होते हैं, दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ होते हैं। लेकिन अगर हम आउटर मेम्ब्रेन को देखें तो ये ज़्यादा स्मूथ होता है एज कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथर होता है और इसमें प्रोटीन भी कम होते हैं, लेस नंबर ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। अगर इनर मेम्ब्रेन को हम देखें, ये हमारे पास ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन को हम देखें तो इसमें ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं और इसके साथ कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लेमेला, या इसको हम बोलते हैं ग्रेना। इस फोल्डेड स्ट्रक्चर में असल में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है। ये फोल्डेड स्ट्रक्चर इस इनर मेम्ब्रेन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन इस इनर मेम्ब्रेन के साथ ये फोल्डेड स्ट्रक्चर असल में अटैच है। तो इसकी स्ट्रक्चर को हम और डिटेल में पढ़ते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को और डिटेल में हम चलो डिस्कस कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो ये इसके 2 मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन है जो कि 2 मेम्ब्रेन पे मुश्तमिल है। ये मेम्ब्रेन के साथ ये जो स्ट्रक्चर कनेक्टेड है, ये जो कॉइल नमा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं ग्रेना। इस कॉइल्स के ये जो एक कॉइल बना हुआ है यहाँ पर, ये वाला कॉइल्स, इसको हम बोलते हैं तालाकाइड्स। ये एक तालाकाइड्स है, ये एक तालाकाइड है, ये अलग तालाकाइड्स है, ये भी अलग अलग तालाकाइड्स है। ये मुख्तलिफ तालाकाइड्स जमा होकर एक ग्रेनम बनाते हैं। तो ये तालाकाइड्स है हमारे पास, तकरीबन कहा जाता है कि 20 से लेकर 40 तालाकाइड जो जमा होते हैं तो वो एक ग्रेनम बनाते हैं। तो अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है ग्रेना को। तो ग्रेना जो है इसका जो सिंगुलर है वो ग्रेनम है, और यहाँ पर ये मुख्तलिफ तालाकाइड्स ने एक ग्रेनम बनाया हुआ है। ये एक ग्रेनम बन गया, ये पूरा एक ग्रेनम है, ये एक ग्रेनम बन गया, ये एक ग्रेनम बन गया, और ये एक ग्रेनम बन गया। ये मुख्तलिफ ग्रेनम्स जब इकट्ठे होते हैं तो ये एक ग्रेना बनाते हैं। मुख्तलिफ ग्रेनम्स इकट्ठे हुए तो उन्होंने एक ग्रेनम बनाया। तो ये ग्रेनम है, इस ग्रेनम, ये जो ग्रेनम बना हुआ है ये तालाकाइड से बना हुआ है। इस तालाकाइड्स को हम बोलते हैं तालाकाइड सेक। हम कहते हैं कि ये फ्लैटेड सेक है, फ्लैटेड बोलते हैं, ये फ्लैटेड सेक है, यानी कि यहाँ पर फ्लैटेड नमा स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ये जो फ्लैटेड सेक है ये इकट्ठे हुए हैं, और इकट्ठे होकर तकरीबन 20 से 40 फ्लैटेड सेक ने एक
ग्रेनम बनाया हुआ है, और जो ग्रेनम हुआ है वो आपस में एक स्ट्रक्चर के साथ जिसको हम बोलते हैं इंटरग्रेनम, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है इंटरग्रेनम। इस इंटरग्रेनम के साथ कनेक्टेड होकर इसने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं ग्रेना। तो जब हम पढ़ते भी है तो हम कहते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसका आउटर मेम्ब्रेन है, एक इसका ग्रेना है और एक इसका स्ट्रोमा है। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड ग्रेना, और इसके इर्द गिर्द जो सारा लिक्विड पोर्शन है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इसी एक तलाकाइड्स को हम लेंगे और इसको आगे हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी हमने यहाँ से एक तलाकाइड लिया। अच्छा, एक और बात भी याद रखें, तकरीबन कहा जाता है कि 200 प्लस ग्रेना जो है वो मौजूद होते हैं, ग्रेनम मौजूद होते हैं एक क्लोरोप्लास्ट में। 200 प्लस ग्रेनम एक क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होते हैं जो कि एक ग्रेना बनाते हैं। तो अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ग्रेना जो है इसमें सेट ऑफ फ्लैटेड सेक स्ट्रक्चर है जो इसको हम बोलते हैं तलाकाइड्स, और तलाकाइड्स मिलकर एक ग्रेनम बनाते हैं और ग्रेनम मिलकर एक ग्रेनम बनाते हैं। तो एक तलाकाइड स्ट्रक्चर को अभी हम लेते हैं और इसकी एनाटॉमी को हम डिस्कस करते हैं। ये एक तलाकाइड स्ट्रक्चर को हमने लिया हुआ है यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर था इस तलाकाइड स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर अभी लिया। ये जो तलाकाइड स्ट्रक्चर है ये भी बजाते खुद एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिस तरह ये क्लोरोप्लास्ट था ये भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसके जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सेस मौजूद है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसका, इस आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं नॉन अपेरेंट साइट, और इसका जो इनर मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं अपेरेंट साइट। ये आउटर मेम्ब्रेन है इसको नॉन अपेरेंट, और जो इनर साइड है इसको हम बोलते हैं अपेरेंट साइट। इस तलाकाइड्स मेम्ब्रेन में इसके अंदर कुछ फोटो सिस्टम मौजूद है, ये एक फोटो सिस्टम है और ये एक फोटो सिस्टम है। जो आउटर नॉन एफरेंट रीजन का जो फोटो सिस्टम है उसमें जो पोर्शन है उसमें मौजूद होता है फोटो सिस्टम 1, और जो अपेरेंट साइड है वहाँ पर मौजूद है फोटो सिस्टम 2। और इसी को हम डिस्कस भी करते हैं कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 का असल में फंक्शन क्या है। तो मैं आपको रिवाइज कर लूँ कि हमने कहा एक प्लास्टिड है, इस प्लास्टिड में मौजूद है क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट में मौजूद है ग्रेनम, और उस ग्रेनम में मौजूद है तलाकाइड्स, और तलाकाइड्स के मेम्ब्रेन में मौजूद है फोटो सिस्टम। इस फोटो सिस्टम को हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास तक टोटल 2 फोटो सिस्टम है, एक फोटो सिस्टम 1 है और एक फोटो सिस्टम 2 है। फोटो सिस्टम 2 जो है इसके लिए 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट चाहिए, और फोटो सिस्टम 1 के लिए 680 नैनोमीटर ऑफ लाइट चाहिए। तो फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होता है, वो ज़्यादा एक्सपोज नहीं होता, और फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो ज़्यादा एक्सपोज होता है। तो फोटो सिस्टम 2 के लिए कम एनर्जी वाली लाइट चाहिए इसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज करने के लिए, और फोटो सिस्टम 1 के लिए ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट चाहिए इसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज करने के लिए। तो ये जो कन्फ्यूजन आपका बनेगा जब हम साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक रिएक्शन पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर आप डिस्कस करेंगे कि फोटो सिस्टम 2 जो है उसके लिए कम एनर्जी चाहिए और फोटो सिस्टम 1 जो है उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसी को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप यही बात याद रखें कि फोटो सिस्टम 1 के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए और फोटो सिस्टम 2 के लिए कम एनर्जी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड है। अब इस फोटो सिस्टम के अंदर हमारे पास कुछ पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। ये फोटो सिस्टम 2 जो है और फोटो सिस्टम 1 जो है इन दोनों में क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं और एसेसरी पिगमेंट होते हैं। एसेसरी पिगमेंट का मतलब ये है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करे और क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र करे। इसको आगे हम डिस्कस भी करेंगे डिटेल से। क्लोरोफिल ए जो है ये तकरीबन हर सिस्टम में 200 प्लस इसके मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। फोटो सिस्टम 1 में भी और फोटो सिस्टम 2 में भी इसके 200 प्लस मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, और एसेसरी पिगमेंट्स के भी 50 प्लस मॉलिक्यूल्स इस फोटो सिस्टम में मौजूद होते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि इस फोटो सिस्टम के अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल मौजूद है। ये क्लोरोफिल का हमने एक स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है जो एक्चुअल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है उसको परफॉर्म करता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्टोमा को। तो स्टोमा का हमने पढ़ा हुआ था कि हमने कहा था कि ये जो ग्रेना के अलावा जो तमाम जो एरिया है इसको हम बोलते हैं स्टोमा। इस स्टोमा में इसका डीएनए मौजूद होता है और इसका राइबोसोम मौजूद होता है। ये इसका डीएनए है और इसका राइबोसोम है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और साथ में जो प्लास्टिड है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज है। तो ये डीएनए इसका मौजूद है, इससे अपनी ये कॉपी भी बनाता है, जब अपने आप को डिवाइड करता है इस राइबोसोम से अपने प्रोटीन को भी सिंथेसाइज करता है। तो ग्रेना में आपने याद रखना है कि ग्रेना में लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा और जो स्टोमा है उसमें डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो परफॉर्म होगा। तो लाइट रिएक्शन ग्रेना में परफॉर्म होगा और इस स्टोमा में डार्क रिएक्शन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होगा। इस स्टोमा में इसका डीएनए मौजूद है, इस स्टोमा में इसका राइबोसोम मौजूद है प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, और इस स्टोमा में एंजाइम भी मौजूद है जो इस डार्क रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो इस स्टोमा में मौजूद होंगे।
जो एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो अभी हम क्लोरोफिल के तक पहुंच चुके हैं। क्लोरोफिल असल में मौजूद कहाँ होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का और इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स इस फोटो सिस्टम में मौजूद है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहले इसके बाद आपने एक और बात याद रखनी है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक डाइमॉर्फिक ऑर्गेनेलिज है। डाइमॉर्फिक का मतलब ये है कि इसके टू स्ट्रक्चर है, एक इसका ग्लैन्युलर क्लोरोप्लास्ट है तो जिसमें नॉर्मल फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है, एक इसका है एग्रेनुलर स्ट्रक्चर जिसमें C3 फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जिसमें C3 फोटोसिंथेसिस समटाइम फोटो रेस्पिरेशन इसमें परफॉर्म होता है, तो इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में, इस फोटो सिस्टम में कौन कौन से पिगमेंट्स है और स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल को हम भी ड्रा करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।